बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नावल है बेली राजपूता की मलका। किस नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। रूपवती बहुत खामोशी से बर्तन धो रही थी। इसका जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। रूपा देवी किधर गुम हो? रतन बुआ रसोई में आई तो इसे यूं गुमसुम पानी में हाथ डाले देखकर पूछने लगी। हूँ। रूपा चौंकी, फिर बेदली से सर नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं रतन बुआ, किसी ने कुछ कहा है। रतन बुआ इसके करीब आई और बगौर इसका चेहरा देखा। बस बुआ, मुझे माया देवी की हालत पे तरस आता है। क्या हुआ है माया देवी को? रतन बुआ आखिर हुई उम्र में भी अपनी मुतजस्सिस फितरत के हाथों मजबूर थी। मारे तजस्सुस के वहीं बैठ गई, क्योंकि रूपा का अंदाजे से कुछ और बता रहा था। बड़े ठाकुर की नज़र ठाकुर शेखर की जायदाद पे है और माया देवी को हवेली में महसूर करके रखना चाहते हैं। रतन बुआ हक्का बक्का रह गई। तुझे किसने कहा? खुद माया देवी कहती है। शायद ठाकुर इसकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं और इसीलिए वो माया देवी को वापस हिंदुस्तान नहीं जाने दे रहे। हाय भगवान, ऐसे ना बोल रूपा। ठाकुर जैसे भी हैं ठाकुरानी को इज्जत देते हैं। आखिर वो शेखर की दुल्हन थी। तुझे भी पता है कि ठाकुर कैसे हैं और मुझे भी पता है। अब तो देखना बुआ, ये माया देवी को किसी बहाने हवेली में महसूर करने की कोशिश करेंगे। रूपवती दिल का बोझ हल्का करके मुतमईन सी बर्तन धोने लगी, जबकि रतन बुआ को तो हौल उठ रहे थे। इंकशाफ छोटा ना था। गांव वाले तो बस इतना जानते थे कि ठाकुरों के आपस के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मगर अब यह नया इंकशाफ खासा ख़तरनाक था। अगर ठाकुर अपनी हवेली में माया देवी के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे तो ये खबर इनके बरसों की साख को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। रतन बुआ को अब जल्द अज जल्द अपने दिल का ये बोझ हल्का करना था। सो उन्होंने फ़ौरन घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जिसने 4 मज़ीद लोगों को और यूं शाम तक आधे पेली राजपूता को खबर मिल चुकी थी कि राजपूत अपनी अंग्रेज़ बहू की जान के दर पे हैं। जायदाद हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। माया ने बाल संवारते हुए कहा, आ जाओ। वो सिंगार मेज के सामने बैठी ढीली सी चोटी गूंद रही थी। दरवाज़ा हल्की सी चड़चड़ाहट के साथ खुला। रूपवती ने चौखट पर खड़े खड़े अंदर झांका। महारानी जी, बड़े ठाकुर शाम की चाय पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चोटी गूंदते इसके ने मसरूफ़ अंदाज में महज सर को जुम्बिश देने पर इक्तफ़ा किया। रूपवती सर झुकाए दरवाज़ा बंद करती वापस पलट गई। लंबी सुनहरी चोटी इसने गर्दन के दाएं आगे को डालती सफ़ेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और आईने में खुद पर एक आखिरी निगाह डालकर बाहर आ गई। अपनी अज़ली नज़ाकत से जीने उतर कर वो नीचे आई तो हाल कमरा खाली पड़ा था। यकीनन ठाकुर रघुनाथ बाहर बरामदे में इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सीढ़ियों से उतर कर आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। सीढ़ियों के इस तरफ एक बड़ा सा पियानो रखा था। माया किसी मामूल की तरह चलती पियानो तक आई। इसका केस स्याह लकड़ी का बना था और ऊपर दीवार पे हम रंग लकड़ी का बना ब्योजी आईना नस्ब था। इसने हाथ से पियानो को कीज को हल्का सा छुआ, फिर एक ही रो में उंगली तमाम कीज से गुजरी। खामोश फिजा में अनोखा सा राग गूंज उठा। माया ने चौंक कर सर उठाया। सामने आईने में इसका अक्स नुमाया था। बालों में रोई मोतियों की लड़ी के ऐन वस्त में लगी एक बदसूरत गिरह। इसकी उंगली खुद ब खुद इस गिरह पर जा ठहरी। सामने लगा आईना एकदम जैसे स्क्रीन बन गया। माजी की एक याद फिल्म की तरह इस पर चलने लगी। इसे स्क्रीन में एक मंजर दिखाई दे रहा था। ऊंची नीची सी चढ़ाई, सरसब्ज पहाड़ी और हाथ में हाथ डाले ऊपर चढ़ते 2 नफूस और पीछे डलहौजी का डूबता सूरज। शाम हो रही है, वापस चलना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सरसब्ज पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते जा रहे थे जब शेखर ने रुक कर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मैं सूरज डूबते देखना चाहती हूँ। आज हमारी डलहौजी में आखिरी रात है। यह हमारे हनीमून का गुरूब आफ्ताब है। इसने हल्का पिंक स्वेटर पहन रखा था। शहद रंग बाल शानों पे बिखरे थे। तुम्हें डलहौजी इतना पसंद आया क्या? नहीं, मुझे तुम पसंद आए। और दोनों हंस पड़े। हम अगली दफ़ा, वो कहते कहते एकदम रुक गई। इसे लगा इसने किसी की करहा सुनी है।
शेखर हंसते हुए कुछ कहते कहते चंद कदम आगे बढ़ गया था। इसे साथ ना पाकर पीछे देखा, वो वहीं कुछ कंफ्यूज सी खड़ी थी। और डार्लिंग, रुक क्यों गई? ऐसे ही, वो सिंबल का मुस्कुराती 2 कदम आगे बढ़ी और फिर इसका हाथ थाम लिया। वो दोनों हंसते हुए बातें करते आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान माया ने दूसरे हाथ से स्वेटर की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर गैर महसूस अंदाज में ज़मीन पर गिरा दिया। सड़क अबूर करके दोनों अपने बंगले के गेट की तरफ आ गए। वहाँ कतार में चंद बंगले बने थे जो दिल्ली, अमृतसर और बम्बई की उमरा की मलकियत थे, जहाँ वो हर साल छुट्टियाँ मनाने आते थे। चौकीदार ने गेट खोला। शेखर अंदर दाखिल हुआ। माया ने इसके पीछे कदम बढ़ाते हुए जेब में हाथ डाला और रुक गई। मेरी अलमारी की चाबियाँ। शेखर, इसने पॉकेट उलट दी। वो खाली थी। किधर गई? वो भी रुक गया। ओह, जिस पत्थर पे हम बैठे थे वहीं मैंने निकाली थी। इधर ही रह गई होंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो जाने को पलटी तो इसने रोका। मैं भी चलता हूँ, अकेली ना जाओ। ओह डार्लिंग, 2 मिनट ही तो लगेंगे। तुम अंदर जाकर फ्रेश हो लो, मैं बस अभी आई। फिर जाते जाते मुड़ी और आगे देर हो जाए तो परेशान ना होना। देर हो जाएगी क्या? बताया था ना, मैं डलहौजी का डूबता सूरज देखना चाहती हूँ। मुस्कुरा कर इसका शाना थपथपा कर वो आगे सड़क पर चली गई। शेखर कशमकश में कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अंदर को हो लिया। माया तेज कदमों से इस जगह वापस आई जहाँ इसने चाबियाँ गिराई थी। झुक कर गुच्छा उठाया और जेब में डालती नीचे उतर आई। शाम की रोशनी अभी बाकी थी। सूरज की किरणें अभी तक दरख्तों से लिपटी थी। वो बगैर दिक्कत के इधर दूर दूर तक देख सकती थी। और वो सड़क से उतरकर पहाड़ी की ढलान उतरने लगी। इसी जगह के आसपास इसे किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो एहतियात से सहज सहज कर पत्थरों पर कदम रखती इधर उधर देखती उतर रही थी। और जो भी था इसे इधर ही आसपास होना चाहिए था। और फिर वो इसे नज़र आ ही गया। चंद दरख्तों के बीच गिरा एक निढाल वजूद। माया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों का सहारा लिए खुश्क पत्तों पर कदम रखती इस तक आई। कोई दरख्त के तने के साथ निढाल सा गिरा हुआ करा रहा था। वो इसके सामने वाले दरख्त की ओट में से सर टिकाए इसे देखने लगी। पहली नज़र में तो इसकी समझ में ना आया कि इसे हुआ क्या है। वो 27-28 बरस का खुश शक्ल मर्द था। चेहरे पर हल्की हल्की शेव बढ़ी हुई थी। इसका रंग बिल्कुल जर्द सा पड़ रहा था। वो मुसलसल दर्द से करा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? वो अब दरख्त की ओट से निकल के इसके सामने आ गई। जख्मी ने शायद सुना नहीं था। वो आंखें तकलीफ की शिद्दत से बंद किए करा रहा था। वो इसके करीब आई, वो इसका शाना हिलाया। इसने आंखें खोली और सर उठाकर ऊपर देखा। सुनसान दरख्तों के दरमियान एक दराज कद सुनहरी चोटी वाली लड़की इसके सामने खड़ी थी। मिस्टर, क्या हुआ है? क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? वो चेहरे पे नागवारी लिए पूछ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर शायद इसमें लंबी बात करने का दम नहीं था। इसने एक नज़र माया को देखा और दूसरी नज़र अपने ऊपर दरख्त की लटकती शाख पर डाली। माया ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में सर उठाया। शाख पे एक सियाह रंग का सांप फन फुलाए बैठा था। ओह, सारा मामला इसकी समझ में आ गया था। वो बहुत आराम से झुकी और एक वजनी पत्थर उठाया, फिर शाख को पकड़कर झटका दिया। सांप नीचे आन गिरा और दूसरे ही लम्हे वो बहुत इत्मीनान से वजनी पत्थर इसका सर कुचल चुकी थी। अब बताओ, किधर काटा है तुम्हें सांप ने? वो घुटनों के बल इसके करीब बैठ गई और जख्मी का हाथ इसकी पिंडली से हटाया। वहाँ टखने के करीब सांप के कांटे का निशान था। जख्म बिल्कुल ताज़ा था। पहली बात तो ये कि तमाम सांप जहरीले नहीं होते, सो डरो मत। इसने रुमाल निकाल कर जख्म से कुछ ऊपर कस कर बांध दिया और फिर जख्म पे अपना चेहरा झुकाया। क्या कर रही हो? जख्मी घबरा कर पीछे होने लगा। चुप रहो। वो नागवारी से झिड़क कर दोबारा जख्म पे झुकी और कदीम वैद्यों के से अंदाज में चूस कर जहर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद वो उसके जख्म को साफ कर रही थी। मैं किसी को भेज कर तुम्हें अस्पताल पहुंचा देती हूँ, मगर तुम्हें सोना नहीं है। सो गए तो मर जाओगे। ऐसे किसने कहा था? इस समय डलहौजी के जंगलों में भटकते फिरो। इसके जख्म का आखिरी जायज़ा लेते वो कह रही थी। जख्मी कुछ कर्ब से मुस्कुरा दिया। आप भी तो इस समय भटक रही थीं, मगर मुझे ये सांप नहीं काटते। अच्छा, वो क्यों? वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। ये जिस नस्ल का सांप है इसके बारे में जानते हो? इसने सर कुचले सांप की जानिब इशारा किया। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। निगाहें मुसलसल माया के चेहरे पर थीं। ये डलहौजी और शिमला में पाए जाने वाले ख़ास नस्ल के सांप होते हैं। असल नाम मुझे याद नहीं, मगर इनके बारे में एक सदियों पुराना
मशहूर है कि ये महारानियों और महाराजों को नहीं डसते और इनका एहतराम करते हैं। मैं बेली राजपूता की मलका हूँ, ये मुझे नहीं डर सकता। वो फ़ख्र से मुस्कुराते हुए हाथ झाड़ती उठने लगी। चलती हूँ। नहीं रुको। इसने हाथ बढ़ाकर माया को रोकना चाहा, मगर वो खड़ी हो रही थी। इसके हाथ में मोतियों की लड़ी आ गई। माया उठते उठते फिर बैठ गई। मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे जाना है, इसने नरमी से समझाना चाहा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। लड़ी अभी तक इसके हाथ में थी। वो नीम गनूदगी की कैफियत में डूब रहा था। मगर मुझे रोक कर तुम मेरी जान खतरे में डाल रहे हो। वो मुस्कुराते हुए जैसे इसकी हालत से महसूस हो रही थी। ज़ख्मी ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मजबूरी है। मगर माया ने इसका हाथ लड़ी से हटाया और फिर जहाँ इस शख्स ने हाथ रखा था वहाँ से इसने खींच कर एक झटके से लड़ी को तोड़ दिया। चमकते दमकते मोती नीचे गिरने लगे। जब चंद मोती गिर गए तो इसने वहाँ फिर से गिरहा लगा दी। वो नीम गनूदगी और नक्काहत से इसे देख रहा था। जिन पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हारे हुए। ये शाही ख़ानदानों का दस्तूर होता है। मिट्टी में गिरे वो सारे मोती इसने मुट्ठी भर कर उठाए। बहुत से मिट्टी में इसके हाथ में भर गई। रेत मिट्टी में लथड़े मोती इसने शख्स की जेब में डाल दिए और हाथ झाड़ दी उठ खड़ी हुई। मुझे जंगलों में भटक कर लोगों की जान बचाने का कतन कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मुझे डलहौजी का डूबता सूरज देखना था, जिसके लिए कुदरत ने बहाना बना दिया। हाँ, ऊपर जाकर किसी को नीचे भेज दूंगी अगर याद रहा तो। वो इसी बेनियाजी से कहकर मुड़ी और वापस ऊपर चढ़ने लगी। सुनो, इसने पीछे से पुकारा। माया जैसे बादल नखास्ता रुकी। तुम कौन हो? गनूदगी में डूबने से पहले वो मुश्किल बोल पा रहा था। दरख्त की लकड़ी पर हाथ रखे माया ने उदास मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। मैं बेली राजपूता की मलका हूँ और कुछ नहीं। इसकी सुनहरी आंखों में डूबते सूरज का अक्स झिलमिला रहा था। वो अभी तक ऐसे ही नीम आंखों से इसे देख रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसने गनूदगी में जाने से कबल बस आखिरी दफ़ा लब खोले। बदर गाजा और फिर आँखें बंद कर लीं। माया ने लापरवाही से शाने उचकाए और अपने जॉगर्स की मदद से वापस ऊपर चढ़ने लगी। बेध्यानी में फिर से इसकी उंगलियों ने पियानो की कीज को छेड़ा था। खामोश फिजा में फिर से राग गूंजा और जैसे चौंक कर हाल में वापस आई। कदावर आईने में इसका अक्स अब भी वहीं था, जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए अमर कर दी गई हो। इसने सर झटका, साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और इसी पुरतमकनत अंदाज में गर्दन उठाई बाहर चली आई। बरामदे में कुर्सियां मेज़ के गिर्द बिछी थीं। वहाँ ठाकुर रघुनाथ और गोपाल बैठे थे। माया को आते देखकर दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आइए माया देवी। वो इसी सपाट चेहरे के साथ टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी पर बैठ गई। चाय लीजिए। गोपाल ने एक प्याली इसके सामने की। ये वो वाहिद औरत थी जिसके लिए गोपाल ये सब कर सकता था। शुक्रिया। माया ने प्याली उठा ली। माया देवी, आपने जायदाद बिकवाने की बात की थी। ठाकुर रघुनाथ ने गला खंगार कर गुफ्तगू का आगाज़ किया। इनका कप इनके सामने अनछुआ रखा था। मैंने 1-2 फरीकों से बात की है, इसमें कुछ अरसा लग जाएगा। वो खामोशी से इन्हें देखती रही, गर्म चाय की घूंट हलक में उतारती रही। नहर वाली ज़मीन खरीदने में वो 2 फरीक दिलचस्पी रखते हैं। मैं अभी इनसे मामला तय कर रहा हूँ। कागजात वगैरह भी तैयार हो रहे हैं। पटवारी से भी बात कर ली है। इसने कप खाली करके मेज़ पर रख दिया। अब वो बहुत तवज्जो से इन्हें देख रही थी। कुछ अदालती कार्रवाई मज़ीद होगी, जिसके लिए आपको वापस बरतानिया जाने में कुछ वक्त लग सकता है, मगर मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा ताख़ीर ना हो और जैसे आप चाहती हैं वैसे ही हो। बाकी जब तक आपकी मर्ज़ी, आप हवेली में रहें, गांव में घूमें फिरें, ज़मीन के मामलात में खुद देख लूँगा। आपको महज दस्तखत करने होंगे। क्या ख्याल है आपका? ये बेली राजपूता के भूत का क्या किस्सा है? सवाल इन दोनों की तवक्को से इस कदर बरक्स था कि ठाकुर रघुनाथ ने हैरत से देखा। बेली राजपूता का भूत? वो क्या पूछ रहे थे और वो क्या पूछ रही थी? जी, बेली राजपूता का वो भूत जो रोज़ रात को मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में घूमता फिरता है। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान पे साया है जी। गोपाल ठाकुर साहब से पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा है। काफ़ी अरसे से रात को गांव में भटकती फिरती है। अब तो गांव वालों ने इस तरफ जाना ही छोड़ दिया है, मगर मैंने सुना है कि बदर गाज़ा कहता है वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाने के लिए भूत का ढोंग रचा रहा है।
बदरगाज़ा तो खुद भी। कोई मोटी गाली इसके लबों तक आते आते रुकी। शायद इसे माया की वहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो साया है जी, आप मुसलमानों की बात पर मत जाएं। ये तो सामने की बात है कि वो साया है। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपके बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सरहाती कह रही थी। जायदाद के मामलात इसकी मामूली सी तवज्जो के भी हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडिस इन्हें इसी तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी।